प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया था, उस पर आज चौथी बार यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बताया कि क्या कुछ चेंजेस जो हैं वो इंडिया की इकोनॉमी में आएंगी। मैं आपको बता दूं कि आज 8 सेक्टर्स पर बात हुई। वो सेक्टर्स हैं जिन्हें ट्रांसफॉर्म करने की बात की गई। वो सेक्टर्स हैं कोल, मिनरल्स, डिफेंस प्रोडक्शन, एयरस्पेस मैनेजमेंट और एयरपोर्ट्स, MRO यानी कि मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल, उसके अलावा पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, स्पेस, एटॉमिक एनर्जी। ये वो सेक्टर्स हैं जिनमें ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। अब क्या कुछ चेंजेस लाए गए हैं मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला सेक्टर जो है वो है कोल। उसमें ये कहा गया है कि अब कमर्शियल माइनिंग होगी। अभी तक जो है ये जितने भी सेक्टर्स मैंने आप तक पहुंचाए, इसमें स्टेट की मोनोपोली है। इसमें जो है पब्लिक सेक्टर का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट कम है। लेकिन अब कोल की जहां तक बात आती है, इस सेक्टर में कह दिया गया है कमर्शियल माइनिंग होगी, यानी कि प्राइवेट लोगों को भी अब कोल सेक्टर में घुसने की इजाजत दे दी जाएगी। गवर्नमेंट मोनोपोली को माइनिंग में, जहां तक कोल माइनिंग का ताल्लुक है, माइनिंग में अब स्टेट की जो मोनोपोली है उसे खत्म कर दिया गया है। और इसमें ये कहा गया है कि रेवेन्यू शेयरिंग मैकेनिज्म जो है वो अडॉप्ट किया जाएगा। यानी कि पहले फिक्स किया जाता था कि आपको पर टन के हिसाब से कितने पैसे देने हैं, वो फिक्स किया जाता था। अब वो नहीं होगा। अब कोल माइनिंग के बाद जितना भी रेवेन्यू आएगा, उस रेवेन्यू में परसेंटेज फिक्स की जाएगी कि कितना रेवेन्यू जो है वो सरकार के पास जाएगा और कितना रेवेन्यू जो है वो माइनर के पास जाएगा। साथ ही में मैं आपको बता दूं कि पहले केवल वो लोग जो है कोल ब्लॉक के लिए बिड कर सकते थे, यानी कि कोल ब्लॉक की ऑक्शन होती है, उस पे बिडिंग वही कर सकता था जो शख्स जो है उस कोल का इस्तेमाल करने वाला हो। यानी कि कोई इंडस्ट्री हो जिसमें कोल का इस्तेमाल होना हो, केवल वही ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता था, बिडिंग कर सकता था। लेकिन अब जो है कोई भी पार्टी जो है वो एलिजिबल हो गई है कोल के ऊपर बिडिंग करने के लिए, ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। ओपन मार्केट में जो है इन कोल ब्लॉक्स को बेचा जाएगा और शुरुआत में ही कहा जा रहा है कि 50 ब्लॉक्स को इमीडिएटली ऑफर किया जाएगा मार्केट में। कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो नहीं रखा गया है, केवल अपफ्रंट पेमेंट होनी चाहिए जितनी सीलिंग है उस हिसाब से। उसके अलावा ये कहा गया है कि कोल बेड से जो मीथेन निकाली जाती है उसका भी ऑक्शन होगा, उसे भी बेचा जाएगा। उसके लिए कहा गया है कि 50,000 करोड़ का इवैक्यूएशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी भी अनाउंसमेंट कर दी गई है। तो कोल सेक्टर में बहुत सारे रिफॉर्म्स आने वाले हैं। प्राइवेट एंटरप्राइजेस के लिए बहुत आसान हो गया है अब कोल माइनिंग करना और साथ ही में कोल ब्लॉक्स के ऊपर बिडिंग करना। पहले वो ऑक्शन का हिस्सा नहीं बन सकते थे अगर वो सरकार को ये प्रूव करके ना दिखा सकते कि उन्होंने इस कोल का इस्तेमाल कहां पर करना है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसके बारे में ये कहा गया कि इंडिया में जो कोल की अवेलेबिलिटी है वो वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट है, लेकिन इसका मेजॉरिटी हिस्सा वो है जो उन माइंस में है जिन्हें अभी तक खोदा नहीं गया है। इसकी वजह से हो यह रहा है कि हम अभी भी, भारत जो है अभी भी कोल को इंपोर्ट कर रहा है भारत से, बाहर से, जिसकी वजह से जो है इंपोर्ट कॉस्ट जो है वो इंडिया को झेलनी पड़ती है। लेकिन अब ये कहा गया है कि प्राइवेटाइजेशन हो जाने की वजह से जितने भी रिसोर्सेज हैं, अनटैप्ड रिसोर्सेज हैं, अभी तक जिन जगहों पर माइनिंग नहीं हुई है वहां पर माइनिंग पॉसिबल हो पाएगी और इससे जो है इंपोर्ट कम हो जाएगा। अभी तक रॉ मटेरियल अवेलेबल ना होने की वजह से जो है उन जगहों पर माइनिंग पॉसिबल नहीं थी। लेकिन आपको मालूम है कि जब प्राइवेट एंटरप्राइज किसी भी सेक्टर में एंटर करती है तो वो अपने साथ लेटेस्ट इक्विपमेंट लाती है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाती है और उसके बाद जो है अब ये माइनिंग का सिलसिला जो है कंप्लीट गवर्नमेंट मोनोपोलीज पर नहीं होगी। लेकिन यहीं पर ये भी समझना पड़ेगा कि इसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं वो भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कोल एक फॉसिल फ्यूल है। और एनवायरमेंटल एंगल से अगर आप इसे देखने की कोशिश करेंगे तो प्राइवेट एंटरप्राइजेज जिस भी रिसोर्स का इस्तेमाल करने शुरू हो जाती है, आपको मालूम है कि एक सीमा तक उसे रेगुलेट करने की जरूरत है, अदरवाइज जो मामला है वो एक्सप्लॉयटेशन तक पहुंच जाता है। और जहां तक ये नेचुरल रिसोर्सेज की बात है, फॉसिल फ्यूल्स की बात है, ये रिसोर्सेज डिप्लीट भी हो सकते हैं। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि उन प्राइवेट एंटरप्राइजेस को रेगुलेट भी किया जाए जो अब इस माइनिंग का हिस्सा बनने जा रहे हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि सेकेंड सेक्टर जिसमें भी प्राइवेटाइजेशन की गई है वो है मिनरल सेक्टर। मिनरल सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाई जाएगी और ये कहा जा रहा है कि इमीडिएटली 500 माइनिंग ब्लॉक्स जो हैं उन्हें ऑक्शन किया जाएगा। बॉक्साइट और कोल के मिनरल ब्लॉक्स का ज्वाइंट ऑक्शन होगा और ये कहा गया है
कि इससे एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है उसमें कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो बढ़ेगी। माइनिंग लीज जो हुआ करती थी पहले वो नॉन ट्रांसफरेबल होती थी, यानी कि जिसने माइनिंग लीज ली है केवल वही माइन कर सकता है, वो उस लीज को किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता था। लेकिन अब लीज जो है वो ट्रांसफरेबल होगी और साथ ही में जो सरप्लस अनयूज्ड मिनरल होता है उसे भी बेचा जा सकेगा। तो ये दो सेक्टर्स हो गए। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि डिफेंस सेक्टर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफेंस सेक्टर में भी ये कहा गया है कि आत्मनिर्भर भारत तभी होगा जब डिफेंस सेक्टर में भी सेल्फ रिलायंस आएगी। तो इसमें कहा गया है कि इंपोर्ट पर ईयर वाइज जो है वेपन्स नोटिफाई करके बैन लगाया जाएगा, यानी कि बताया जाएगा कि कौन कौन से वेपन्स हम अभी तक जो है इंडिया बाहर से इंपोर्ट कर रहा था, और उसके बाद ईयर वाइज ये सिस्टम होगा जहां पर हम अपने वेपन्स मैन्युफैक्चर करेंगे और इसके इंपोर्ट पर जो है वो बैन लगाना शुरू करेंगे। साथ ही में ये कहा गया है कि जो स्पेयर्स आज तक इंपोर्ट किया जाता था उसकी अब इंडिजीनस मैन्युफैक्चरिंग होगी। जितने भी स्पेयर पार्ट्स अभी तक हम बाहर से लाते थे अब उन्हें इंडिया में ही बनाया जाएगा। उसके अलावा जो डोमेस्टिक कैपिटल प्रोक्योरमेंट है उसके लिए अलग से बजट सेट किया जाएगा, और साथ ही में डिफेंस का जो ह्यूज इंपोर्ट बिल अभी तक इंडिया को झेलना पड़ता था उसमें ये कहा जा रहा है कि इस डिसीजन के बाद बहुत सारी चेंजेस आएंगी, बहुत ज्यादा ये इंपोर्ट बिल जो है वो घट जाएगा। उसके अलावा डिफेंस सेक्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये भी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की लिमिट जो है 49% अभी तक थी। 49% ऑटोमेटिक रूट से जो है वो एफडीआई थी। ऑटोमेटिक से मतलब कि उसके लिए अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब जो है ऑटोमेटिक रूट में एफडीआई की लिमिट बढ़ा दी गई है, 71% कर दी गई है। यानी कि अब डिफेंस सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है बाहर के देशों से लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे 71% तक ऑटोमेटिक रूट से। ऑटोमेटिक का मतलब कि उन्हें अलग अलग जगह से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे जो है इन्वेस्टमेंट और आने की जो है और आने की जो है उम्मीद इंडिया को है। उसके अलावा सिविल एविएशन की जहां तक बात है, चौथे नंबर पे सेक्टर है सिविल एविएशन का, एयरस्पेस मैनेजमेंट का। इसमें यह कहा गया है कि अभी तक 60% एयरस्पेस जो है इंडिया में वो फ्रीली अवेलेबल है। अब और रिस्ट्रिक्शंस को कम किया जाएगा ताकि जो फ्लाइंग कॉस्ट है वो रिड्यूस हो सके, और फ्लाइंग कॉस्ट रिड्यूस हो ये कहा जा रहा है कि लगभग 1000 करोड़ का फायदा जो है वो एयरलाइंस को होगा ये फ्लाइंग कॉस्ट रिड्यूस होने से। जो फ्यूल है वो भी बचेगा और एयर स्पेस जो है उसे और फ्रीली इस्तेमाल करने की वजह से जो है ज्यादा फायदा जो है सिविल एविएशन में होगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी 3 एयरपोर्ट्स पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अलाउ की गई थी, और अब ये कहा जा रहा है कि 6 और एयरपोर्ट्स को ऑक्शन किया जाएगा और 6 और इंडियन एयरपोर्ट्स पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगी। इससे ये मतलब है कि इसमें जितना स्टेक होल्ड जो है वो पब्लिक सेक्टर का होगा उतना ही प्राइवेट एंटरप्राइज का भी होगा। ज्वाइंटली वो जो है एयरपोर्ट्स को मैनेज करेंगे जिससे रेवेन्यू भी शेयर होगा और वही दूसरी ओर जो है रेगुलेशन में भी फायदा मिलेगा। मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल ये 5वां सेक्टर है। ये भी जो है सिविल एविएशन से ही जुड़ा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि ये कहा गया है कि इंडिया भी एक हब हो सकती है उन सभी फ्लाइट्स का जो साउथ ईस्ट एशिया जा रही हैं या फिर वेस्ट की ओर जा रही हैं। इसीलिए अब ये कोशिश की गई है कि जहां तक मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल की बात है, टैक्स में थोड़ी सी छूट दी जाए, टैक्स रिजीम को थोड़ा रैशनलाइज किया जाए, और साथ ही में डिफेंस सेक्टर और सिविल सेक्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। डिफेंस सेक्टर और सिविल सेक्टर जो है उनके बीच में तालमेल बनाया जाए एमआरओ के लिए, मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल के लिए। इससे जो है फ्लाइट की मेंटेनेंस का खर्चा कम हो जाएगा। फ्लाइट की मेंटेनेंस का खर्चा कम होने से भी जो है काफी फायदा मिलेगा। साथ ही में मैं आपको बता दूं पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया की, ये जो डिसीजन है ये स्टेट्स के लिए नहीं है। मैं दोबारा से आपको क्लियर करके बता देना चाहती हूँ, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जितनी भी भारत में यूनियन टेरिटरीज में हैं उनको लेकर ये कहा गया है कि उन्हें प्राइवेटाइज किया जाएगा, और जो टैरिफ सेट किया जाएगा उसमें 3 चीजों का ख्याल रखना है। पहला, कंज्यूमर राइट्स, यानी कि जिन्हें पावर सप्लाई की जा रही है उन कंज्यूमर की राइट्स जो है वो हैम्पर नहीं होने चाहिए। दूसरा, इंडस्ट्रीज की प्रमोशन, यानी कि इंडस्ट्रियल प्रमोशन जो है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को भी ध्यान में रखना है इसमें टैरिफ सेट करने के टाइम पर, और साथ ही में सस्टेनेबिलिटी का ख्याल रखा जाना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर भी एक यूनियन टेरिटरी है। तो आप समझ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में भी जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उन्हें भी प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। उसके अलावा 7वां सेक्टर है स्पेस, यानी कि अंतरिक्ष की जितनी भी प्रतिक्रियाएं हैं
उनमें भी प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दिया जाएगा और प्राइवेट सेक्टर को भी कह दिया गया है कि वो इसरो की फैसिलिटीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा 8वां और सबसे इंपॉर्टेंट एटॉमिक एनर्जी। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो 8 सेक्टर्स हैं जिनमें ट्रांसफॉर्मेशन लाई गई है, जिनमें जो है प्राइवेट इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाया गया है, ये 8 वो सेक्टर्स हैं जिनमें अभी तक गवर्नमेंट मोनोपोली थी, गवर्नमेंट की जो पार्टिसिपेशन है वो सबसे ज्यादा थी। एटॉमिक एनर्जी की जहां तक बात है, ये कहा गया है कि रिसर्च सेक्टर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में बनाया जाएगा रिसर्च सेक्टर को, और साथ ही में मेडिकल आइसोटोप की प्रोडक्शन के लिए जो है प्राइवेट इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाया जाएगा। साथ ही में स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जाएगा ताकि टेक एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो रिसर्च फैसिलिटीज का इस्तेमाल कर सकें और बेहतर काम कर सकें। तो आज जो है उस 20 लाख करोड़ के पैकेज में इन 8 सेक्टर्स पर बात की गई है, जिसमें इन 8 सेक्टर्स को ट्रांसफॉर्म किया गया है ताकि इंडियन इकोनॉमी जो है वो और ज्यादा सेल्फ रिलायंट बन सके, यानी कि और ज्यादा आत्मनिर्भर बन सके। तो आज यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इन 8 सेक्टर्स पर ये सारी इंपॉर्टेंट बातें कही, मैंने आप तक पहुंचा दी। तो आगे भी और कोई खबर होगी तो आपके साथ जरूर जुड़ेंगे। आप देखते रहें स्ट्रेट लाइन न्यूज।